नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे इस बात पर चर्चा की कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी माध्यम से यूपीएससी क्लियर करना चाहता है और वह सेल्फ स्टडी से इसे क्लियर करना चाहता है तो इसे कैसे पास किया जा सकता है, इसे कैसे उत्तीर्ण किया जा सकता है। मोटे तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर कोई छात्र हिंदी मीडियम का यूपीएससी की तैयारी में आता है तो उसको यूपीएससी की मूलभूत बातों का भी ज्ञान नहीं है, सिलेबस के बारे में उसे जानकारी नहीं है, इवन दो पूरे परीक्षा का प्रारूप क्या होता है उसकी जानकारी नहीं है, तब मैं यह मान के चलता हूँ कि उसे 2 साल तैयारी में लग जाएंगे। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में उन छात्रों की कैटेगरी डिसाइड की थी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने पहले वीडियो में आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है एनसीईआरटी की तैयारी करना या एनसीईआरटी को पढ़ना। तो पहला 6 महीना पूरी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा जाना चाहिए और एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़ी जानी चाहिए। हर एनसीईआरटी कम से कम 3 बार पढ़ी जानी चाहिए, जिससे एनसीईआरटी की एक मजबूत समझ आप में विकसित हो जाए। देखो मित्रों, जब मैं आपसे कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ जाएंगे। जिस प्रकार से अगर कोई मकान देखने आता है तो मकान देख करके वह केवल जो बाहर की चीज़ें देखता है उससे तारीफ़ करता है, वह कभी भी इसकी तारीफ़ नहीं करता कि आखिरकार नींव की जो ईंटें हैं वो ईंटें कितनी खूबसूरत हैं, उन्हीं ईंटों ने इतने खूबसूरत मकान को साध रखा है। तो वास्तव में देखा जाए तो एनसीईआरटी नींव की ईंटें हैं। जैसे जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे 2 बूंद ज़िंदगी की, उसी तरह ये यूपीएससी रूपी ज़िंदगी की 2 वो बूंद हैं जिनके बिना आदमी को पोलियो हो सकता है। यूपीएससी तैयारी के आपकी यूपीएससी की तैयारी को पोलियो मार सकता है अगर आपकी एनसीईआरटी पे एक अच्छी पकड़ नहीं है। एनसीईआरटी आपको आधारभूत किताबों के रूप में उपलब्ध होती हैं जिनको पढ़ने के बाद एक तरह से आप मोटे तौर पर यूपीएससी के सिलेबस के प्रत्येक पक्ष को समझ पाते हो। इसलिए पहले 6 महीने में अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है, अपनी नींव को मजबूत करना है, तो वो 6 महीने आपको एनसीईआरटी में लगाने हैं। अब जब आपने 6 महीने में एनसीईआरटी को 3 बार पढ़ लिया, उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए या आपने उनको उसी में अंडरलाइन कर लिया, तो अब दूसरा चरण आता है एडवांस लेवल। और एडवांस लेवल में अब आपको टेक्स्ट बुक की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे आप, राइट, और प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस दोनों चेक करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर से पीटी और मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो पाएगा कि आखिरकार आपने कितनी तैयारी की है। तो आप ये देखेंगे कि जब भी आप कोई पेपर उठाएंगे तो आपको लगेगा नहीं हमको बहुत कुछ आता है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं लगेगा जो आपको बिल्कुल नया सुना हुआ लगे। अब उसके बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको निश्चित तौर पे कुछ टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ सकती है। टेक्स्ट बुक वो किताबें होती हैं जो मौलिक रूप से लिखी गई होती हैं, जिसमें अवधारणाएं बड़ी स्पष्ट होती हैं और उनकी अवधारणाओं की मान्यता होती है, उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। अब 6 महीने निकल चुके हैं, 24 महीने का टारगेट था, 6 महीने निकल चुके हैं और हमारे पास अभी 18 महीने हैं। हम ये चाह रहे हैं कि 15 महीने में ही सारी चीज़ अब कवर हो जाए और आप दूसरे साल एग्ज़ाम में बैठ सकें। तो अब आपको अगले जो 15 महीने हैं, उन अगले 15 महीनों में कौन कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़नी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब अपनी पढ़ाई को 2 हिस्सों में कर सकते हो। देखो, पहली बात तो ये है कि आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, तो आप एक काम ये कर सकते हो, मार्केट में जा कर के पहले देखो कि किस कोचिंग के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स कह रहा हूँ, प्रिंटेड नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं। उस कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स, इतिहास, भूगोल, जो स्टैटिक चीज़ें हैं जिनके, वो वाले, जिसमें करंट अफेयर वगैरह नहीं है, तो वो वाले नोट्स आप ख़रीद लाएँ।
ठीक है। तो एक आपके पास एक कोचिंग का, अच्छी कोचिंग का आपके पास एक नोट्स हो गया, जिसे आप एक रेफरेंस नोट्स की तरह रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी जगह आपको फिर टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना है सिलेबस के साथ। ज्योग्राफी में कौन सी टेक्स्ट बुक होंगी अगर हम इसमें देखें तो भूगोल में कोई खास टेक्स्ट बुक आपको नहीं पढ़नी है। भूगोल में आपके पास जो 6 से 12 की न्यू एनसीईआरटी और 6, 7, 8 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये सफिशिएंट है। इसके बाद आप एक एटलस लेंगे, उस एटलस के थ्रू जो आपने महाद्वीप वगैरह पढ़े हैं वो स्थान देखेंगे। दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कौन कौन से स्थान आ रहे हैं उन स्थानों को आप लोकेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप NIOS की बुक्स ले लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की आप ले लीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल वाली जो किताबें हैं वो अच्छी किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ छात्र मित्र हमसे पूछते हैं कि सर सविंदर सिंह की किताब, RC तिवारी की किताब हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो मेरा विचार है कि आपको GS के लिए इन किताबों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो बहुत सिलेक्टेड चीज़ें आप पढ़िएगा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अन्यथा इनके बिना भी ज्योग्राफी में यहाँ पर काम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर में कोई भी देश, कोई भी चीज़ें आती हैं तो उनको आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर आपदा प्रबंधन। अब आप यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए सविंदर सिंह की किताब ले सकते हैं। सविंदर सिंह की एक मोटी किताब आती है आपदा प्रबंधन की, तो उसकी मोटाई देख के न परेशान होना, उसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपदा प्रबंधन का अप्रोच क्या हो, विभिन्न प्रकार की आपदाएं कैसी होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो बहुत सिलेक्टेड स्टडी आपको यहाँ से करनी है। और इसके अलावा आप NDMA की साइट पर चले जाएंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की साइट पर आप चले जाएंगे। वहाँ पर जाने पर आपको विभिन्न आपदाओं के दौरान क्या करना चाहिए उसकी एक सूची मिल जाती है, उस पर भी आपको अब ध्यान देना होगा। तो आपदा प्रबंधन के लिए हो गया। पर्यावरण, पर्यावरण के लिए आप कुछ न पढ़ें, राजगोपालन की किताब आप बहुत अच्छे से पढ़ें और करंट अफेयर पर ध्यान दें। तो राजगोपालन की किताब आपको यहाँ पर पर्यावरण में सारे प्रश्न दिला देगी जो UPSC आपसे मेंस एग्जाम या PT एग्जाम में पूछेगी। तो यहाँ पर राजगोपालन की किताब। तो ये ज्योग्राफी की किताब हो गई आपके पास, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण। अब हम इतिहास की तरफ चलते हैं। तो मित्रों, आपको प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में किसी भी किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी ओल्ड NCERT रामशरण शर्मा और सतीश चंद्र की है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो एंशिएंट मेडुअल में कोई नई किताब नहीं पढ़नी है। हाँ, मॉडर्न में आपको 2 किताब खरीदनी है, एक है यशपाल ग्रोवर की और दूसरा है यहाँ पर बिपिन चंद्रा की। यशपाल ग्रोवर में आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 से लेके 1857 तक पढ़ेंगे, और 1857 से 1947 तक की बात जो आप पढ़ेंगे वो आप कहाँ पे पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा की किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको 2 किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगी यशपाल ग्रोवर की और दूसरी किताब होगी यहाँ पर बिपिन चंद्रा की। बहुत सारे लोग अब बिपिन चंद्रा की बुराई करते हैं और उनकी किताब एडवाइस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आप उन्हें ढंग से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ प्री मेंस दोनों के क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। अब एक प्रश्न उठता है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया पे पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए। तो मेरा तो मानना है ओवर हाइप्ड बुक है, अगर न भी पढ़ी जाए तो काम चलेगा। लेकिन अगर आप यशपाल ग्रोवर और बिपिन चंद्रा पढ़ लेते हैं तब आप स्पेक्ट्रम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि तब स्पेक्ट्रम बिल्कुल पानी की तरह बहेगी, क्योंकि आपकी आधारभूत संकल्पनाएं मजबूत हैं। तो फिर बचता क्या है। तो लास्ट में आप स्पेक्ट्रम को एक बार देखना चाहें तो देख लें, अन्यथा आप अवॉइड करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत जो है, उसके लिए जो हमने आपको एक NCERT बताई थी, स्वतंत्र भारत में राजनीति, वो वाली NCERT इसके लिए काम करेगी। विश्व इतिहास के लिए भी किसी नई किताब को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने NCERT बताई थी वो काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहें, और ठीक भी रहेगा, ले भी लें, स्पेक्ट्रम का विश्व इतिहास ले लें। स्पेक्ट्रम का विश्व इतिहास ले लें, स्पेक्ट्रम प्रकाशन है, उसका विश्व इतिहास ले लें, वो यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आपके इतिहास की ये किताबें हो गई। अब हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ। पॉलिटी जो हमने आपको NCERT बताई थी वो तो बिल्कुल मस्ट रीड है। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लें, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी और
गवर्नेंस दोनों की किताब आती है और अब बहुत सुधरे हुए रूप में गवर्नेंस आ गई है। तो आप लक्ष्मीकांत की किताब यहाँ पर ले लें, बहुत अच्छे से पढ़ें। कोई कुछ भी कहे कि गाइड बुक है, ये बुक है, वो बुक है, मत सुनिए उनकी। आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ें। हाँ, इसके साथ बेयर एक्ट आप ज़रूर रखें। बेयर एक्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है और बेयर एक्ट से आप सारे संविधान के अनुच्छेद वगैरह ज़रूर देखें। तो बेयर एक्ट और लक्ष्मीकांत की किताबें आपके लिए यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट होंगी। उसके अलावा फिर आपको कुछ और पढ़ना नहीं है करंट अफेयर के अलावा। फिर इसके बाद इकोनॉमी में मैंने जो आपको एनसीईआरटी बताई थी वो एनसीईआरटी, और प्लस उसके अलावा एक आप रमेश सिंह की किताब ले लें। रमेश सिंह की किताब ले लें, अच्छी किताब है। दूसरी चीज़ है प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमी में, तो अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक ले लें, वो आपकी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करेगा। और रमेश सिंह की किताब थोड़ा एडवांस लेवल पर चीज़ें आपकी पूरी करेंगी। इसके अलावा आप करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। ये आपकी इकोनॉमी की हो गई। साइंस टेक में जो हमने आपको एनसीईआरटी बताई थी वो, प्लस न्यूज़पेपर वो। इसके अलावा दो में से कोई एक किताब आप खरीद लीजिएगा। एक टाटा मैकग्रा हिल में अग्रहरी की किताब आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, वो खरीद लीजिएगा। अशोक सिंह वाली किताब खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत अपडेट नहीं हुई है। अग्रहरी की एक किताब आई है, वो अच्छी किताब है, उसे आप ले सकते हैं। या परीक्षा मंथन की भी किताब उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी आती है एक। दोनों में से कोई एक किताब आप ले लेंगे, दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले लेंगे और करंट अफेयर के साथ आप अपडेट रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, आंतरिक सुरक्षा के बारे में यहाँ पर किताब आती हैं। तो आंतरिक सुरक्षा के बारे में एक किताब आती है अशोक कुमार और विपुल अनेकांत की। अशोक कुमार और विपुल अनेकांत की, इसे आप खरीद लें, प्लस न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहें। तो अशोक कुमार और विपुल अनेकांत की किताब आप पढ़ेंगे किसमें? आंतरिक सुरक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो हमने आपको राजनीति विज्ञान की किताबें बताई थी, राइट, विश्व राजनीति वगैरह, वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा राजेश मिश्रा जी की किताब आती है, एक राजेश मिश्रा की किताब आती है, आप वो किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ सकते हैं, वो सारी मूलभूत अवधारणा आपको देगी। फिर वही एक किताब अपने पास रखिए, राजेश मिश्रा की किताब, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर एथिक्स के बारे में, तो एथिक्स में आप दृष्टि के नोट्स खरीद लीजिए, दृष्टि के नोट्स ले लीजिए, राइट। दृष्टि के क्लासरूम कोचिंग के नोट्स जो मिलते हैं वो आप ले लें, राइट, ये आप ज़रूर रखें अपने पास। या फिर आप सुब्बा राव की किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दृष्टि की किताब प्लस सुब्बा राव की किताब को मिक्स एंड मैच करके पढ़ सकते हो। किसी और कोचिंग की भी अगर आपको मटेरियल लगता है, कोई अच्छा मटेरियल है, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप उसे ज़रूर खरीद सकते हैं। देखो, जब आपको स्वाध्याय करना है ना, तो कई जगह अपनी भी बातें आपको सुननी पड़ेंगी। ये आपका हो गया किसमें? ये आपका हो गया एथिक्स में। एथिक्स में क्या हो गया? दृष्टि का मटेरियल या फिर सुब्बा राव की किताब, ठीक है। इसको आप खरीदें और सिलेबस के अनुसार अच्छे से आप पढ़ेंगे, यहाँ पर काम होगा। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर एक ही है, द हिंदू पढ़ सकते हैं, अच्छा है, नहीं पढ़ सकते हैं तो और भी अच्छा है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण को आपको जम के पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल आपको पढ़नी है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। या फिर जिस कोचिंग में आप हैं वह कोचिंग अगर आपको कुछ दे रही करंट अफेयर तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो एक है सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, और एक दृष्टि की जो मासिक पत्रिका आती है वो भी मेंस आदि के लिए बहुत अच्छी है। तो आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल और दृष्टि के मैगजीन में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यह विशुद्ध आपके विवेक पर निर्भर करता है, दोनों ही आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। फिर इसके अलावा आप योजना तो पढ़ ही रहे होंगे, राइट, तो योजना इसमें आप पढ़ते रहिए। इतनी चीज़ें करंट अफेयर के लिए सही हैं। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास एनसीईआरटी के बाद इतनी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत केवल करंट अफेयर से अपडेट होने की है, ठीक है। ये अब आपके पास किताबें हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि अब इन किताबों के सहारे आप अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। अब स्ट्रेटजी में सबसे पहली चीज़ होगी आपका डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन लेवल कैसा है, और एक बार अगर आपकी स्ट्रेटजी बन जाए तो फिर उस स्ट्रेटजी को आप बिल्कुल रिलीजियसली, धार्मिक रूप से आप उसका पालन करेंगे। अर्थात आप अपनी स्ट्रेटजी से फिर पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। फिर आप ये समझ लें
कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता वाली हाल होनी चाहिए आपकी, राइट। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रेटजी दो तरीके से बनाई जाती हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। आपको दोनों का मिक्स करना है, दोनों को मिक्स करना है। दोनों को मिक्स कैसे करना है? आप 15 महीने का टारगेट लेके चलें, 6 महीने हमने एनसीईआरटी कर लिया, 15 महीने में हमको ये चीज़ें पूरी करनी है। अब इसके लिए आप ये करेंगे कि अगर सोचो, अब हम यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग लेते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो 24 घंटे अपने कमरे पे है और वो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसके पास 24 घंटे पढ़ने के लिए हैं, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए मेरी सलाह है, जो एक टाइम टेबल वो बनाए, टाइम टेबल ये बनाए कि लगभग 12-1 बजे रात को सो जाए और 6 घंटे की नींद लेके 7 घंटे की नींद ले ले और जग जाए। मान लो 12 बजे सोया तो 7 बजे वो उठ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि 6 घंटे की नींद में भी आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, तो आप 12 बजे पढ़ाई शुरू करें, आप 12 बजे सोना शुरू करें, 12 बजे आप सोने चले जाएँ और सुबह 6 बजे उठ जाएँ। 6 बजे उठने के बाद जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उनसे आप फ्री हो जाएं और फिर उसका कम से कम आधे घंटे की अच्छी जॉगिंग करें या योगा करें। ये बड़ा ज़रूरी है, जिससे आप पूरे दिन भर फ्रेश रह पाएँ। फिर आके आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट लें अपना, जो कुछ भी आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। आप अपने लिए फ्रूट्स रखिए, आप अपने लिए अंकुरित दालें, अंकुरित चना, ये सब रखिए, राइट। घर से आपके अगर कोई आता जाता है तो कुछ अच्छे देसी घी के लड्डू वगैरह बनवा करके रखिए। चाय है, ब्रेड वगैरह का सेवन कर सकते हैं, अंडे आदि का सेवन कर सकते हैं। कुल मिला के हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको लेना है। तो पहले आप दौड़ भाग के आइए, नहाइए, ब्रेकफास्ट लीजिए और फिर अब आप पढ़ने बैठ जाइए। कितने घंटे पढ़ना है? उत्तर है कि अगर आप सिर्फ 24 घंटे इस पढ़ाई के लिए हैं और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए पढ़ाई का समय 8 घंटे होना चाहिए। 8 आवर्स, 8 घंटे। 4 घंटे सुबह का राउंड और 4 घंटे शाम का राउंड। और जो मैंने पहले कहा है, 1 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक। तो आप अगर कल्पना करें, आप अगर सब दौड़ भाग के आए और आप 9 बजे पढ़ने बैठे हैं, राइट, 9 बजे अगर आप पढ़ने बैठे हैं, तो आप 9 से 4, 1 घंटे का, 4 घंटे का आप यहाँ करें तो लगभग 1-2 बजे तक आप खाली हो जाएंगे। और आप ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा लेके बैठिए और बीच में एक आध बार चाय ले सकते हो, जूस ले सकते हो, कुछ ले सकते हो। फिर उसके बाद आप वही, जैसे ही आप 1-2 बजे खाली हो रहे हैं, आप तुरंत अपना लंच लीजिए, राइट। आधे घंटे, पौन घंटे में लंच बन जाता है। तो आप लगभग 3 बजे के आसपास अपना, 2-3 बजे के आसपास अपना आप लंच ले सकते हैं। आप वो लंच लेने के बाद थोड़ा सा आप टहलिए कमरे में ही, और फिर उसके बाद आप चाहें तो आधे घंटे, लंच लेने के आधे पौन घंटे बाद आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटे की नींद और ले सकते हैं। चूँकि 24 घंटे आपके पास है तो आप अपने हिसाब से इसको करेंगे। और फिर उसके बाद जब आप उठें तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लें पहले ही सब कुछ, और उसके बाद अगले 4 घंटे आप पढ़ें। फिर अगले 4 घंटे, तो 4 घंटे सुबह लेना और 4 घंटे शाम को लेना है। ये 4-4 घंटे का आपका एक टाइम आपको निकालना है और 8 घंटे आपको जम के पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे और क्या क्या करना है। ये हो गया उन बच्चों के लिए जो 24 घंटे पढ़ाई में है। फिर दूसरे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब में जा रहे होंगे, या जैसे हाउसवाइफ होंगी कुछ लोग, या फिर कुछ और भी समस्याएं हैं जहाँ पर लगातार 24 घंटे की पढ़ाई नहीं मिल रही है, घरेलू काम करने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप 8 घंटे न पढ़ें, आप 5 घंटे का समय निकालें। रोज़ 5 घंटे आप पढ़ें। कोशिश करें 2 घंटे सुबह निकल जाए, 3 घंटे रात को निकल जाए, या 5 घंटे आप रात को निकाल सकते हैं तो 5 घंटे आप रात को निकाल लें। तो मेरा मानना है फिर आप 6 घंटे सोएं और फिर 5 घंटे किसी तरह पढ़ने के निकालें, और बाकी समय आप अपने काम को करते रहें। कोचिंग वाले बच्चे क्या करें? जो कोचिंग जाते हैं वो भी ध्यान रखें कि उन्हें कम से कम 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकालने हैं कोचिंग वगैरह जाने के बाद। कैसे निकालेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब जब आप जितना भी समय आप पढ़ने में निकाल रहे हैं, उसमें से 60% समय जीएस को देंगे और 40% समय ऑप्शनल को देंगे। 60% समय जीएस को देंगे और 40% समय आप ऑप्शनल को देंगे।
ऑप्शनल कौन सा लें, कैसे लें, कब लें, इसके लिए हम आपका अलग वीडियो हम अगले ही बार में लेके आ रहे हैं, तो उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर जो भी समय निकाल रहे हैं तो 60 और 40 का रेशियो जीएस और ऑप्शनल को दें। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप जीएस, 2 घंटे ऑप्शनल। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो लगभग 5 घंटे के मोटे तौर पर 5 घंटे के आसपास ऑप्शनल, तो 3 घंटे के आसपास आप 5 घंटे के आसपास जीएस, तो 3 घंटे के आसपास आप ऑप्शनल पढ़ें। 60-40 का डिवीज़न आप ये करें। और ये याद रखें, जीएस में जब 1000 नंबर है तो ऑप्शनल में 500 नंबर हैं। तो आप जितना टाइम ऑप्शनल को जीएस को दें, उसका आधा टाइम तो आपको ऑप्शनल को देना बनता है, क्योंकि उसका वेटेज उसके आधे के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये दूसरी चीज़ कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो टाइम टेबल 2 तरीके बनाया जाता है कि पूरे साल का इकट्ठा बना दें। ये मत करो। मेरा मानना है हफ्ते भर का भी न बनाओ। मेरा मानना है कि डे बाय डे का टाइम टेबल बनाओ। जैसे मान लो आप कल से पढ़ना शुरू करना है और आप आज रात के 12 बजे आपने सोचा, तो आप कल का टाइम टेबल बना लो। कल सुबह कब सोओगे, जागोगे, कब पढ़ोगे। फिर जो आपने कल पढ़ लिया उतना, तो फिर परसों का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि कल आपको शाम तक पता चल जाएगा परसों आप क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या है। उसी हिसाब से 5 घंटे आपको निकालना है। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक छात्र को अपना टाइम टेबल डे टू डे के हिसाब से बनाना चाहिए। मतलब आज की पढ़ाई के बाद कल का टाइम टेबल बना ले, कल की पढ़ाई के बाद परसों का टाइम टेबल बना ले। इससे टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रहेगा। नहीं तो क्या हुआ, आपने तय किया कि सुबह 8 से हम 1 बजे तक पढ़ेंगे, मान लिया 8 से 12 बजे तक हम पढ़ेंगे, आपने ये सोच लिया, राइट। जब आपने ये एक बार सोच लिया कि आप इतना पढ़ेंगे और उस समय कोई काम निकल आया, एकाएक बता दिया गया आपको वहाँ जाना है, तो फिर आप ब्रेक हो जाओगे, यार आज तो 5 घंटे हमारे चले गए। इसलिए आप कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल न बनाएं। टाइम टेबल कल का आज बनाएं, परसों का कल बनाएं। इस तरह बनाते हुए आप करें। जो 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें 8 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, और जो कोचिंग जा रहे हैं उन्हें 5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। जो जॉब में जा रहे हैं कुछ, उन्हें 5 घंटे स्टडी करनी है। कि आपका यहाँ पर ट्रेंड होगा। जब आप जीएस भी पढ़ रहे हो, तो उसमें भी न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटा अलग से निकाल सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें कि हाँ, एक जो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 7 दिन पढ़ें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके जो एक सप्ताह में जो 7 दिन हैं, उनमें से आप कोशिश करें कि 5 दिन ये टाइम टेबल अपनाएं। 6ठे दिन सबका रिवीजन कर लें। 5 दिन तो उसी तरह पढ़ें, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएं, और 6ठे दिन सारी चीज़ का रिवीजन कर लें, और 7वें दिन अपने साथ रहें। 7वें दिन आप सिलेबस न सोचें न कुछ सोचें। 7वें दिन आप देर तक सो सकते हैं। फिर आप उठिए, कपड़ा धोइए, कुछ इधर उधर का खा सकते हैं, गाना सुनिए, दोस्तों के साथ आइए जाइए, राइट, ये कर सकते हैं। आपकी हॉबी क्या है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, उसे पूरी करो। इसके अलावा एक चीज़ और है, आप कोशिश करें कि आप एक डायरी रखें। बस वो डायरी किसी और के हाथ में लगे ना, आप एक डायरी रखें और डायरी में आप लिखें कि आखिरकार आपने पिछले 6 दिन में किया क्या, जो आपने टारगेट रखा था क्या वो पूरा हुआ, कितना नहीं पूरा हुआ, कहाँ कमी रह गई। अपनी कमी पहचानिए, अपनी मजबूती पहचानिए, और फिर संडे को ही अगले 6 दिन के लिए टारगेट रखिए कि हमको 5-5 घंटे करके इतना टारगेट पाना है। जब आप डायरी मेंटेन करते हो, और फिर आपको मेंटेन करनी है हिम्मत करके, आप डायरी मेंटेन करते हो, तो यह जानना आसान हो जाता है कि आपका टारगेट क्या था, आपने उसमें से कितना अचीव किया, कितना बचा रह गया। तो इसका जब आप कैलकुलेट करते रहते हो, तो आप समझ सकते हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो, सही दिशा में नहीं जा रहे हो। क्योंकि देखो, यूपीएससी की तैयारी में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। जो लगातार पढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा, वही यहाँ पर उसी की चीज़ें काम में आएंगी, और वही यहाँ पर सफलता प्राप्त करेगा।
राइट। क्योंकि अगर आप टारगेट के प्रति चलते रहते हो लगातार, तो निश्चित रूप में आप मानिए टारगेट और आपके बीच की दूरी लगातार कम होती चली जाती है। तो इसलिए निरंतरता में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कभी ये मत टाल देना कि यार आज मन नहीं है, आज 5 घंटे नहीं तो कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, वो कभी नहीं आएगा। हाँ, 5 घंटे का 4.5 घंटे हो जाए और कभी 5.5 घंटे हो जाए तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कभी भी आज की पूरी पढ़ाई कल पे मत टालना। तो जो डायरी बनाओगे, जो आप संडे को अपने साथ रहोगे, उस दौरान देखो कि जो तुम यहाँ रह के काम कर रहे हो, दिल्ली रह के, या जो आप इलाहाबाद में हो तो इलाहाबाद रह के जो काम कर रहे हो, प्रयागराज रह के जो काम कर रहे हो, क्या वास्तव में आप जिस तरह से पढ़ रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, क्या उससे सिलेक्शन हो पाएगा? मम्मी पापा आपकी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उनकी मेहनत का आप सही सिला दे रहे हो? जब आप डायरी लिखते हो, एक एक दिन का हिसाब रखते हो, तो आपको पता रहता है कि आखिर आप ज़िंदगी में कर क्या रहे हो। कोशिश करो ये डायरी मेंटेन करो। और संडे का दिन अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए रखना है आपको, राइट। उस दिन आप अच्छी किताबें, दूसरे तरह की अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हों। आप डायरी मेंटेन करें, अपनी हॉबी देखें, राइट, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करें। ओके, यूपीएससी की तैयारी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम यह परीक्षा नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इतना दबाव आ जाएगा, फिर दबाव में टूटना तुम्हारा निश्चित हो जाएगा। और यह परीक्षा तुम्हें अकेले ही पास करनी है, कोई भी नहीं आएगा। सफल हो जाओगे तो सब आ जाएंगे, जब तक तुम सफल नहीं हो, तुम तैयारी कर रहे हो, कोई भी तुम पे विश्वास न करेगा। केवल तुम ही को तुम पर विश्वास करना है, या फिर मम्मी पापा तुम पर विश्वास करेंगे। और फिर तुम्हें दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना है कि मैं अपने विश्वास को और मम्मी पापा के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। अपनी तरफ से 100% दो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। सफलता असफलता ईश्वर के हाथ में होती है कई बार, लेकिन जब तुम जी लगा के मेहनत करते हो ना, तो ईश्वर को भी मजबूरी में उतरना पड़ता है और तुम्हारी सफलता का सहभागी बनना पड़ता है। अगर तुम्हें लगन नहीं है ना, तो फिर कोई भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। बस तुम्हें सरल बने रहना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति बहुत खाता पीता था, उसको भूख बहुत लगती थी, काम नहीं करना चाहता था, तो एक संतों की टोली में शामिल हो गया। वो भी उनके साथ इधर घूमता घामता, भिक्षा मिलती, खाना बनता, खूब जी भर के वो खाता। एकादशी का पर्व आया, एक एकादशी होती है, आप जानते हो, एकादशी का पर्व आया, एकादशी की तिथि आई, तो एकादशी में व्रत रहते थे सारे संत लोग। तो उन्होंने कहा भैया हम तो व्रत रहेंगे और नदी के उस पार जाके हम वहाँ पर विशेष अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, तुम भी चलो, आज व्रत रहना है। तो उसने कह दिया देखिए भैया मुझसे व्रत वगैरह तो नहीं होगा, मैं तो व्रत नहीं रहूँगा, आप जाओ। जब वो संत जाने लगे तो संत ने ये कहा एक बात ध्यान रखना कि चलो अच्छा तुम व्रत नहीं रहोगे, तुम खाना खाओगे तो खा लेना, लेकिन तुम भगवान को भोग जरूर लगा देना, तभी खाना। भगवान को बिना भोग लगाए तुम खाना मत खाना। चले गए। अब इन्होंने यहाँ खाना वाना बनाया और खाना बनाने के बाद उन्होंने राम जी का आह्वान किया कि हे राम जी आइए भोजन लीजिए। अब इसको लगा कि राम जी आके खाना खाते होंगे, तभी संत बोल के गए हैं हमको, और चिल्लाता राम जी आइए हम भूखे हैं, नहीं तो हम खा लेंगे, समझ लेना भगवान हो तो मतलब ये नहीं कि हम बुलाएं तो तुम नहीं आओगे। राम जी प्रकट हो गए और राम जी सीता जी के साथ आए। अब जिसको आफत हो गई, बोले राम जी खाना तो केवल आप ही का हम बनाए थे, अपना और आपका, आप सीता जी आ गई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो राम जी ने कहा चलो अच्छा कुछ भी नहीं, तुमने जो मेरे लिए बनाया है वो तुम दे दो, निपट लेंगे हम लोग। उन दोनों लोगों ने खाया। फिर अगली बार जब एकादशी आई, फिर संत जाने लगे, तो अब की बार उसको फिर राशन दिए। तो अब की बार व्यक्ति बोला सर देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, बुलाते हैं राम को, सीता जी भी आ जाती हैं, तो 3 लोगों का राशन चाहिए हमको। तो संत लोग सोचे बहुत पेटू आदमी है, दे दिए, दे दो। तब की बार उन्होंने फिर राम सीता जी का आह्वान किया, और जब राम सीता जी का आह्वान किया तब की बार राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्लस हनुमान जी सब चले आए। फिर वो कंफ्यूज हो गया, बोला सर अब खाना 3 लोगों का और आप इतने रहें तो कैसे काम चलेगा। फिर थोड़ा थोड़ा खाया सबने, फिर वो भूखा रह गया।
अगली बार जब वो अगली बार जाने लगे तो उसने कहा देखिए अब ये काम नहीं होगा भैया, अब हमको कम से कम 10 लोगों का भोजन दे के जाइए, नहीं भगवान जी पता नहीं किसके किसके साथ आ जाते हैं, उनको हम मना भी नहीं कर पाते हैं। तो संतों ने सोचा ये बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है हमको, तो उसको 10 लोगों का खाना दिए खैर, और छुप के देखने लगे कि आखिर क्या करता है ये। तो वो बैठ गया और बैठ के बुलाने लगा भगवान को, आइए खाना खाइए। इस बार भगवान जी वो जिन लोगों के साथ आते थे उनके साथ तो आए ही, अपनी और प्रजा के साथ भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो आकर के देखे तो वो कुछ खाने नहीं बनाया था। तो राम जी पूछे आपने मुझे बुला लिया और खाना नहीं बनाया? तो बोले हम क्या करें, इतने लोगों का खाना हम कैसे बनाते, आज तो आप बहुत ज़्यादा आ गए, खाना तो 10 ही लोगों का हम लिए हैं कच्चा माल, और आप लोग इतने लोग आ गए, अब हम कैसे खाना बना पाएंगे, अब माता सीता आप ही कुछ करो। सीता माता बोले चलो टेंशन मत लो, मैं खाना बनाती हूँ, मैं सबकी व्यवस्था कर लूँगी, और सबको आदेश दे के काम कराने लगे। वो वहीं बैठ गया। संत आए, संत बोले क्या है बैठे तुम, खाना भी नहीं बना रहे हो सब कुछ? बोले देखिए सब भगवान सारे काम कर रहे हैं, माता सीता काम कर रही हैं, तो हम क्या बताएं? बोले बेवकूफ़ आदमी, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है कोई। तो वो व्यक्ति बोला ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग तो काम कर रहे हैं, हमको तो दिख रहे हैं। तो उसने राम जी से पूछा कि संत महोदय कह रहे हैं, जो हमसे बड़े संत हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, कि आप उनको दिख नहीं रहे हो। तो राम जी ने कहा कि जो जटिल हो जाता है मैं उसे नहीं दिखता हूँ, जो सरल हो जाता है मैं उसे सदैव दिख जाता हूँ। यही यूपीएससी है। जब आप जटिल हो जाते हैं, जटिलता ले आते हैं अपनी तैयारी में, जब आप अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मान लेते हैं इस तैयारी में, तब आप सफल नहीं होते हैं। जब आप सरल बने रहते हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, जब आप इतनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते रहते हैं, जब आप लगातार आंसर राइटिंग करते रहते हैं, जब आप एक निश्चित टाइम टेबल को फॉलो करते रहते हैं, जब आप बिल्कुल खुश रहते हैं, जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जब आप टारगेट बनाते हैं, उनको पूरा करते हैं और नए टारगेट रखते हैं, तब यही सरलता आपको यूपीएससी में सफलता दिला देती है। याद रखना, सरल होकर ही यूपीएससी पास की जा सकती है, जटिल होकर यूपीएससी पास नहीं की जा सकती। अतः जो मैं आपको सरल नियम बता रहा हूँ, उन नियमों का आप पालन जरूर करें, आप देखेंगे कि आप सफल होते चले जाएंगे। अब आप पढ़ें कैसे? आप कोशिश ये करें कि आप एक बार में जीएस के 2 सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी ले ली, या एक ही सब्जेक्ट ले लिया, चूँकि आपके पास बहुत टाइम है। तो आपने जैसे पेपर 1 लिया, पेपर 1 में हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री का सिलेबस देखा, और यहाँ पर आर्ट और कल्चर वगैरह देखा। तो आर्ट कल्चर में भी आपको स्पेक्ट्रम की किताब लेनी है। स्पेक्ट्रम सिंघानिया 2 आती हैं, स्पेक्ट्रम की किताब ले लो। मान लो आपने आर्ट और कल्चर का सिलेबस देखा और आपने उससे पढ़ना शुरू कर दिया, स्पेक्ट्रम से या सिंघानिया से, किसी से भी। और जब आपने आर्ट और कल्चर की सारी चीज़ें पढ़ ली, तब आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा मेंस का और आंसर राइटिंग की। इसी तरह हर चीज़ में पेपर उठाते जाइए। पेपर 1 का सिलेबस पूरा कीजिए, पेपर 2 का, पेपर 3 का, पेपर 4 का। और जब ये सिलेबस पूरे हो जाएं, तो आप कोई एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, और उस टेस्ट सीरीज़ में जितने सारे मेंस के टेस्ट हो सकें क्या करें, आप दें। तो पहले इन टेक्स्ट बुक के सहारे सिलेबस तैयार करो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसमें अच्छे से अच्छे टेस्ट दो। और टेस्ट सीरीज वो हो जहाँ पर आपकी कॉपी चेक की जाती हो, अच्छे से आपकी कमियां बताई जाती हों, आपसे डिस्कशन किया जाता हो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप में यहाँ पर निखार आता चला जा रहा है। राइट। अब आपको और क्या करना है इस तैयारी के साथ? एक काम ये करना है कि खुद को दुनियादारी से दूर रखो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। खुद को दुनियादारी से दूर रखो। नंबर 2, सोशल साइट और इंटरनेट का बहुत नियंत्रित और अपने हित में उपयोग करो। सोशल साइट और इंटरनेट का बहुत नियंत्रित उपयोग करना है। खुश रहो, व्यस्त रहो, अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहो। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको तैयारी करनी है तो समय को चुराना है, किताबों से आंखें मिलाना है,
लिखने में दिल लगाना है और खुद को IAS बनकर दिखाना है। राइट। तो मित्रों, आज हमने आपसे टेक्स्ट बुक पे बात की और एक सामान्य स्ट्रेटजी पे बात की है। अब जो तीसरा वीडियो आएगा वो स्ट्रेटजी पर विस्तार पूर्वक बात करेगा, प्लस ऑप्शनल का चयन कैसे करें, निबंध की तैयारी कैसे करें, इन पर मैं एक चर्चा करूंगा। वो हमारी स्ट्रेटजी का तीसरा और आखिरी वीडियो होगा। तब तक आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें बता सकते हैं कि आप हमसे और क्या क्या चाहते हैं, मैं आपसे को किस किस चीज़ों के बारे में बताऊं, इस वीडियो में क्या कमी रह गई है, इस वीडियो को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इन सब में आप फीडबैक दें। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को जो रणनीति बता रहा हूँ वह रणनीति अगर आप किसी और टीचर को जाकर पूछेंगे तो हो सकता है कहते बिल्कुल गलत रणनीति बताई है। जिस तरह से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पर्चे को स्वीकार नहीं करता, उसी तरह टीचर बहुत इगोइस्ट हो गए हैं। एक टीचर दूसरे टीचर की बताई हुई बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बस आपको यही करना होगा कि अगर आप मेरी बातें मान रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक बातें मान करके कीजिए। अगर आप मेरी नहीं मान रहे हैं, किसी अन्य टीचर की मान रहे हैं, तो उसकी बातों को आप पूरे मनोयोग से मानिए और कीजिए। जब तक आप किसी एक स्ट्रेटजी में खुद को 100% नहीं झोंक देंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जगह जगह भटकने से काम नहीं होगा। राइट। आप स्वाध्याय पर बल दे सकते हैं। कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो उस कोचिंग के अनुसार चलें। टीचर का गाइडेंस एक्सेप्ट करते हैं तो टीचर के गाइडेंस में चलें। आपके अंदर भटकाव नहीं होना चाहिए। मैं जो आप सबको ये बातें बताता हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे या जितने भी बच्चों ने अपने कदम घर से बाहर निकाले हैं, दिल्ली आकर, प्रयागराज आकर, कि हम कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनकर जाएंगे। एक टीचर होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कुछ न कर सकूं तो कम से कम बिल्कुल सही मार्ग आपको दिखा सकूं। और आप में से अगर किसी एक ने भी आकर ये कह दिया कि सर आपके कारण, आपकी इस स्ट्रेटजी के कारण मुझे सफलता में आसानी हुई, उस दिन मैं मानूंगा कि एक टीचर के रूप में मैं सफल रहा। उस दिन मैं मानूंगा कि मैंने अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन किया। उस दिन मैं मानूंगा कि मैं माँ सरस्वती के ऋण का एक छोटा हिस्सा चुका पाया। यह मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों में गाइडेंस की काफ़ी कमी होती है और बहुत सारे लोग आपको सही गाइडेंस देने के काबिल भी नहीं हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर खुद कम है। और जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ वो इस विचार से लेके दे रहा हूँ कि आप में से हर छात्र मनोयोग से जी जान से पढ़ाई करेगा और उस पढ़ाई में जहाँ कहीं गाइडेंस की मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपको अवश्य गाइड करूँगा। एक शिक्षक होने के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊं, आपको सही रणनीति बताऊं, और जहां कहीं आप लड़खड़ाएं वहां पर मैं आपको संभालने के लिए खड़ा रहूं, जिससे कि हिंदी माध्यम फिर से, या हिंदी माध्यम उस स्थान को प्राप्त कर सके जिस स्थान को प्राप्त करना आज एक बुरे स्वप्न की तरह दिख रहा है, जो संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन याद रखना, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी भविष्य बाकी रहता है। फिनिक्स एक पक्षी है जो अपनी राख से जन्म लेता है। हिंदी माध्यम को भी उसे अपनी राख से जन्म लेना होगा। तुम सब बच्चों को अपना मोटिवेशन बनाए रखना होगा, अपने को रूपांतरित करना होगा, और देखना तुम में से ही कोई किसी दिन टॉप रैंक हिंदी माध्यम का लाएगा। और अगर उसमें मेरा थोड़ा भी योगदान हुआ, तब मानिए वो दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन होगा। तो जब तक हम तीसरे एपिसोड को लेकर आपके पास आते हैं, जिसमें विस्तृत रणनीति, ऑप्शनल और निबंध और इंटरव्यूवाद की थोड़ी बहुत बातें होंगी, तब तक के लिए आप ये देखिए और इसमें जो भी कमियां हों आप बताएं। इनको आगे सुधारने का प्रयास मैं लगातार करूंगा। धन्यवाद।